आपका जो टेस्ट है, आपका जो टेस्ट है वो जो है वो यहाँ से कहीं भी जो है वो बाहर जा सकता है। सो अल्टीमेटली वी आर स्टार्टिंग एंड टुडे वी विल डिस्कस फॉर द साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली जो है वो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू। एक मिनट। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, या बेसिकली जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। और ये एक सबसे बड़ा जो है वो कंस्ट्रेन है या प्रॉब्लम है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे लाखों एकड़ जो ज़मीनें हैं वो सिर्फ सैलिनिटी के इशू की वजह से जो है ना वो अनकल्टिवेटेड रहती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम ये बात करेंगे कि भाई साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं क्या क्या, उनके पीछे बनने के पीछे लॉजिक क्या है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई उनको जो है वो अगर सुधारना चाहे कोई बंदा तो किस तरीके से सुधार सकता है। एंड एट द एंड के उनकी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। सो आई होप कि स्क्रीन आपको क्लियर है। नाउ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हैं वो क्या होती हैं बेसिकली। साल्ट अफेक्टेड जो टर्म है, ठीक है, आप सॉइल्स को फिलहाल जो है वो भूल जाएं और साल्ट अफेक्टेड के ऊपर रहें। तो साल्ट अफेक्टेड जो है वो एक जनरल टर्म है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव टर्म है, जो कि उन सारी सॉइल्स को कवर करता है जिसके अंदर नमकियात का या साल्स का जो है वो इशू आ रहा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि देखें, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल के अंदर किसी भी एक कंपनी की दुकान नहीं होती, वहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं कि भाई ये शॉपिंग मॉल है, फला शॉपिंग मॉल है। अब उस शॉपिंग मॉल के अंदर आपको बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स की शॉप्स मिलेंगी, बहुत सारी किस्म की शॉप्स मिलेंगी, लेकिन उसको जाना जहाँ जाता है कि भाई ये एक शॉपिंग मॉल है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हैं, जब हम इस्तेमाल करें साल्ट अफेक्टेड, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझे कि भाई यहाँ पर जो ज़मीन है उसके अंदर साल्स का इशू है। अब कौन सा इशू है, कौन से साल्स का इशू है, ये आप यहाँ से पता नहीं लगा सकते। साल्ट अफेक्टेड जो है वो एक जनरलाइज टर्म है, जो कि आमतौर पर जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर उन सॉइल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन सॉइल्स के अंदर साल्स का इशू हो, यानी कि जहाँ पर नमकियात जो है वो जमीन की जो पैदावार है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो। अब इसके अंदर कौन कौन सी सॉइल आती हैं, इसके अंदर सारी सॉइल आती हैं, जैसे कि सलाइन सॉइल हो गई, सोडिक सॉइल हो गई, एंड देन सेलाइन सोडिक सॉइल। ये तीन टाइप्स की सॉइल्स हैं जिनको हम कहते हैं साल्ट अफेक्टेड। ठीक है, इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, तो फिर जनरली हम ये कहते हैं कि भाई ये सेलाइन सॉइल है, ये सोडिक सॉइल है, और ये सेलाइन सोडिक सॉइल है। लेकिन जब कलेक्टिवली हम ये बात करते हैं कि भाई साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, तो उसमें इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। लेकिन ये जो टर्म साल्ट अफेक्टेड है, ये क्या करता है, इन तीनों के तीनों टर्म्स को जो है वो मर्ज कर देता है। अगर देखा जाए कि दुनिया के अंदर जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स कहाँ ज्यादा पाई जाती हैं या किस रीजन के अंदर दुनिया के बहुत ज्यादा हैं, तो जो हमारे पास एरिड यानी कि खुश्क इलाके या सेमी एरिड यानी कि नीम खुश्क इलाके जो हैं दुनिया के अंदर, वहां पर जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स अमूमन ज्यादा पाई जाती हैं, या वहां पर इनका जो मौजूद होने का जो सबब है वो बहुत ज्यादा होता है। अब क्यों सिर्फ इन रीजन्स में पाई जाती हैं, इसकी वजह यह है कि भाई वहां पर जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, यानी कि एनुअल का मतलब है पूरा साल, और प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश। ठीक है, तो वहां पर एक साल के अंदर उतनी बारिश नहीं होती करते हैं। ठीक है, अब एवापो ट्रांसपायरेशन क्या है, एवापो ट्रांसपायरेशन का मतलब ये दो कलेक्टिव टर्म्स है। ठीक है, एवापो से निकला है, एवापो निकला है एवापोरेशन से,
और ट्रांसपायरेशन निकला है ट्रांसपायरेशन से। एवापोरेशन जो है वो ये है कि भाई जमीन की सतह से जो पानी आपका बुखारात की शक्ल में ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। और ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि जो प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं, यानी कि वो उनकी बॉडी से जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो लॉस होता है पानी। अब इसका मतलब ये है कि एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन को दोनों को हम मिलाते हैं, देन हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई एवापो ट्रांसपायरेशन कितनी है, यानी कि कितना पानी सतह जमीन से एवापोरेट हुआ है और कितना प्लांट्स की तरफ से जो है वो ट्रांसपायर किया गया है। तो ये जो है वो अल्टीमेटली जो है वो रीजन है कि एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स हैं दुनिया के, वहां पर जो है वो एवापो ट्रांसपायरेशन ज्यादा जो है वो होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कम होती है, और इसी वजह से क्या होता है कि आपके इन रीजन्स के अंदर साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब साल्ट्स आपके रूट जोन के अंदर, या वो एरिया जहां पर आपके प्लांट्स की रूट्स होती हैं, क्योंकि देखिए जमीन के अंदर सिर्फ प्लांट की रूट है, बाकी जो उसका सरफेस है वो पूरा का पूरा अबव द सरफेस आता है, यानी कि उसका जो शूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपके अबव द ग्राउंड आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब साल्ट्स अक्यूमुलेट हो जाएं या उनकी जो है वो जमा होना शुरू हो जाएं आपके रूट जोन में, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न साबित होता है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। क्योंकि जब साल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रूट जोन में, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, उनकी जो है वो जलने और सड़ने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि आपकी जो यील्ड्स हैं उनके ऊपर जो है वो एक बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हमने पढ़ ली कि जिन जमीनों के अंदर नमकियात का या साल्ट का या नमक का मसला है, उसको हम कहते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। तो अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो यही है कि भाई ये साल्ट आते कहाँ से? ऐसे तो नहीं है कि किसी ने जो है वो आयोडीन नमक की जो है वो थैली जो है वो लेकर आपकी जो है ना वो जमीन के अंदर डाल दिए। तो इन साल्स का जो है वो सोर्स क्या है, ये साल्स आते कहाँ से? तो इसके मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका पेरेंट मटेरियल। देखिए साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के अंदर जनरली क्या होता है, पहले तो आप साल्ट की डेफिनेशन समझे, मैं इसको भी पीछे करता हूँ। साल्ट होता क्या है? ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में मिलते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब केटाइन और एनाइन जब मिलेंगी तो आपस में तो वो बनेगा साल्ट। तो केटाइंस कोई भी हो सकती हैं, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, उसके बाद पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अनाइंस जो है वो आपके पास कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकती हैं, देन आपके पास जो है वो क्लोराइड्स हो सकती हैं। तो देखिए मैंने जब आपको रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ाए थे वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई पेरेंट मटेरियल का मतलब ही यही है कि वो जमीन के अंदर मौजूद या उसके सरफेस पे मौजूद जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं उसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल की जब वेदरिंग होती है तो उसमें से ये साल्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कैटाइन्स और एनाइन्स रिलीज होते हैं। अब ये रिलीज होके हवा में तो नहीं उड़ जाएंगे, ये जाएंगे जमीन के अंदर। मिसाल के तौर पे पेरेंट मटेरियल से सोडियम निकला, और पेरेंट मटेरियल पे सिमिलरली वहां पर कोई ऐसा मिनरल था जिसकी कंपोजिशन के अंदर क्लोराइड भी था। तो सोडियम भी पेरेंट मटेरियल की जब वेदरिंग हुई तो सोडियम भी रिलीज हुआ वहां से और क्लोराइड भी हुआ। तो सोडियम और क्लोराइड जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा NaCl। अब ये जो NaCl बना है ये अक्यूमुलेट हो जाएगा आपकी सॉइल के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन के आपके ये साल्स आते कहाँ से। पहला जो सबसे डोमिनेंट रीजन है वो है यही कि भाई पेरेंट मटेरियल के अंदर जो है वो मिनरल्स मौजूद हैं, उनकी जब वेदरिंग होती है तो वो वेदरिंग में से क्या होता है कि ये आयंस रिलीज होते हैं, और ये जब आयंस आपस में मिलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के साल्स बनते हैं। दूसरी बात कि आपके सरफेस के ऊपर मौजूद जो मिनरल्स एंड रॉक्स हैं उनकी भी वेदरिंग होती है। तो उनकी वेदरिंग के बाद भी ये आयंस रिलीज होते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो आपस में मिलके ये क्या करते हैं, ये साल्ट्स बनाने का जो है अमल जो है वो कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला जो ओरिजिन है साल्ट्स का वो आपके पेरेंट मटेरियल से। दूसरा जो सबसे मेजर रीजन है वो है लो रेनफॉल।
अब होता क्या है कि पानी के अंदर नमकियात तकरीबन हल हो जाती हैं, ठीक है। जब आपके पास बारिश नहीं पड़ती तो ये जो पेनेंट मटेरियल से आयंस निकले और आयंस के जो साल्ट्स बने वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऊपर से रेनफॉल पड़ जाए तो क्या हो जाएगा कि ये साल्ट्स पानी में हल पदीर होकर लीचिंग के जरिए अंडरग्राउंड एक्वीफर में चले जाएंगे। यही वजह है कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं या जो आपके जो है वो जहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं वहां पर साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हैं वो कम बनती हैं, क्योंकि पेरेंट मटेरियल तो वहां पर भी है। ऐसे नहीं है कि वहां पर पेरेंट मटेरियल के अंदर सोडियम और क्लोराइड के मिनरल्स ही नहीं है, वहां पर भी यही मिनरल्स होते हैं मोर और लेस। लेकिन वहां पर एक दूसरा फायदा उनको हो जाता है कि भाई जब रेनफॉल हो जाती है जो साल्स बने हुए होते हैं जमीन के अंदर वो पानी में हल होके और पानी के साथ नीचे बह जाते हैं। तो लो रेनफॉल जो कि हमारे इलाके में या हम जिस रीजन में रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कम होती है रेनफॉल। तो इसी वजह से लो रेनफॉल भी जो है वो एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी जमीनों के अंदर साल्स आ जाते हैं। देखिए पानी जो है वो एक नेचुरल सॉल्वेंट है, उसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीजें जो है वो सॉल्युबलाइज हो सकती हैं। अगर रेनफॉल का पैटर्न प्रॉपर हो, वक्फे वक्फे से 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अगर बारिशें पड़ती रहें तो होता क्या है कि जो आपके साल्स पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग से बने उनके अंदर से जो आयन रिलीज हुए थे उसके बाद बन गए थे, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, क्योंकि पानी इनको जो है वो या तो फ्लश आउट करके नीचे ले जाएगा या फिर इसके साथ अल्पदीर होकर ये लीच डाउन हो जाते हैं फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल एंड अल्टीमेटली जो है वो सॉइल के जो है वो दूसरे कंपोनेंट से। तो पहला रेनफॉल, पहला पेरेंट मटेरियल, दूसरा रेनफॉल। तीसरा जो सबसे डोमिनेंट हमारे रीजन के अंदर या हमारे इलाकों के अंदर जो रीजन है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के बनने का, वो एरिगेशन वाटर है। आमतौर पर हम ये देख रहे होते हैं कि भाई नहर का पानी हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत कम मिकदार में होता है। ऊपर से जो मिलता है उसके ऊपर भी वाराबंदी होती है, ठीक है। क्योंकि नहरी के नहर का जो पानी होता है वो नेचुरल वाटर होता है, आबशारों से आ रहा होता है। ये जो आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं ये फिर आके जो है वो इन नदियों के अंदर जो है वो पानी जमा होता है। एंड देन आपके जो रिवर्स हैं फिर उनमें से केनाल निकलते हैं, केनाल में से सब केनाल निकलते हैं, अल्टीमेटली वो आके आपकी जमीनों के ऊपर पहुंचता है। तो इन जिन इलाकों में एरिगेशन का नेचुरल सिस्टम नहीं है, यानी कि नेचुरल वाटर आपको अवेलेबल नहीं होता, लो रेनफॉल तो हमारे पास वैसे ही है, या तो अब हम फिर क्या करते हैं, जो हमारा नहर का पानी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं ट्यूबवेल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर की जो पंपिंग है उसमें से जो है वो हम रिलाय करते हैं टू प्रोवाइड एरिगेशन टू अवर प्लांट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा जो जेर जमीन जो पानी है वह बहुत खराब हो चुका है, उसके अंदर साल्ट्स की मिकदार बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे जो जर हैं, ठीक है, या अंडरग्राउंड एक्वीफर्स हैं वो खराब हो चुके हैं। हम जो पानी यूज कर रहे हैं घरों के अंदर वो भी इतना खराब हो गया है कि या तो हमारे कपड़े नहीं बचते, ठीक है, उनका कलर फेड हो जाता है, या फिर अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे बाल जलना शुरू हो गए हैं, या फिर दूसरे इश्यूज ये हैं कि स्किन की एलर्जीज बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये जो ब्रेकिश लफ्ज है, ब्रेकिश इरिगेशन वाटर का मतलब है खारा पानी इस्तेमाल करना। जब बहुत ज्यादा मिकदार में आप ट्यूबवेल का पानी जो कि प्रैक्टिकली खारा है अगर वो भी आप करते हैं तो देखिए पानी के अंदर भी तो नमकियात है ना, वो कहाँ जाएंगी। वो भी फिर क्या होता है कि आहिस्ता 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 आपकी सॉइल के अंदर जो है वो डंप होना जो है वो शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो है वो एक दूसरी जो है वो वजह बन जाती है जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो है वो बन रही होती है। चौथा जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि भाई शेलो वाटर टेबल डेप्थ है, ठीक है। अब शेलो वाटर टेबल डेप्थ का मतलब ये है कि हमारे पास जो जमीन के नीचे पानी है वो बहुत जो है ना वो गहरा नहीं है, ठीक है। शेलो का मतलब ये है कि बहुत कम सतह पर आ जाता है, यानी कि 25 से 30 फुट पे आप ये जो है वो कर लेते हैं तो ये फिर आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट्स जो हैं वो वाटर को अपटेक करना शुरू कर देते हैं ये वाटर टेबल ऊपर आता है। तो अब जब शेलो वाटर टेबल डेप्थ होती है तो रेनफॉल हो भी गई लेकिन वो पानी नीचे ही नहीं जाएगा। जब वो पानी नीचे नहीं जाएगा तो फिर आपके साल से ड्रेन आउट कैसे होंगे। तो ये भी एक जो है वो अहम रीजन है, सॉरी रीजन है आपकी जो है वो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स के बनने का।
उसके बाद जो लास्ट रीजन है वो ये है कि भाई पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि आप जिस तरीके से एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, आपकी कोई प्रैक्टिस सही नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि आप जमीन को जो है वो फैलो छोड़ दें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई जो है वो जमीन तो खाली पड़ी थी, अचानक से खराब हो गई, तो भाई जमीन जब खाली पड़ी थी तो सूरज तो उसके ऊपर लग रहा है। जब सूरज लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है वो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो बुखारात की शक्ल में या वाटर वेपर्स की शक्ल में ऊपर चला गया। लेकिन उस पानी के अंदर जो हल्पदीर साल्स मौजूद हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, आराम आराम से ऊपर आते हैं। वाटर टेबल जैसे ही आपका ऊपर आता है और अल्टीमेटली ये पानी आपकी सरफेस पे पहुंचता है, जहां से एवापोरेशन के जरिए पानी तो उड़ जाता है ये, लेकिन ये साल्स आपकी जमीन के ऊपर वाली सतह के ऊपर जो है वो छोड़ के चला जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप जमीन को खाली छोड़ें तो उसको फैलो नहीं छोड़ें, उसके अंदर कोई घास लगा दें या उसको फिर फ्रीक्वेंटली इरिगेट करते रहें, ताकि डायरेक्ट जो सनलाइट है उसका इम्पैक्ट आपकी जो जमीन है उसके ऊपर जो है वो कम से कम पड़े। तो ये 4 से 5 जो है वो रीजन है जहां से आपके जो मेजर वजह बनती हैं कि आपके जमीनों के अंदर साल्स जो है वो कहाँ से आते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब प्रोसेसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से आपकी जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो है वो फॉर्मुलेट होती हैं या बनती हैं। तो दो प्रोसेस हैं जनरली। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो सेलिनेशन है। सेलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सॉल्युबल साल्ट्स है, यानी कि हल पजीर जो नमकियात हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो सकती हैं, हल हो सकती हैं, ऐसे जो है वो साल्स अगर आपकी जमीन के अंदर जिस प्रोसेस के जरिए अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं उसको हम कहते हैं सेलिनेशन। और ये वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमारे पास सेलाइन सॉइल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो सेलिनेशन क्या है? सेलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं वो हमारी जमीन के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, सॉरी सेलाइन सॉइल्स जो हैं वो बनना हमारे पास शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेलिनेशन। सेलिनेशन क्या है? सेलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं वो हमारी जमीन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास सेलाइन सॉइल्स बनना जो है वो शुरू हो जाती है। दूसरा जो है वो है सोडिकेशन। सोडिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सचेंजेबल सोडियम है, अब देखें सोडियम के दो टाइप्स होते हैं, एक सोडियम वो होता है जो हमारे रॉक्स मिनरल्स, और दूसरी जो है वो कंपाउंड्स के अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है। दूसरा जो सोडियम होता है उसको हम कहते हैं एक्सचेंजेबल, यानी कि जिसका बदलाव मुमकिन है। हमारी सॉइल के अंदर एक्सचेंजेबल साइट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे सॉइल कोलाइड्स आते हैं, किले के पार्टिकल्स आते हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आ रहा होता है। क्योंकि इन तीनों चीजों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर ये क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं और उनको हेल्ड कर लेती हैं। लेकिन ये होता है कि कुदरत का एक कानून है कि जब सोडियम ज्यादा हो जाता है या फिर आपके एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स के ऊपर सोडियम की जो मिकदार है, सॉरी, वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, सोडियम की जगह किसी दूसरे आयन को जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर सोडियम क्या हो जाता है, आ जाता है आपके सॉइल सोल्यूशन में, और वो जो दूसरा कैटायन है वो रिप्लेस करेगा आपके सोडियम को एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स पे। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारी सॉइल के अंदर, और सोडिकेशन की वजह से हमारी जो है वो सोडिक सॉइल जो है वो बन रही होती है। अब कैटेगरीज क्या क्या हैं, ठीक है, कैटेगरीज क्या क्या हैं आपकी साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स की। तो जो सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं सेलाइन सॉइल, ठीक है। सबसे पहली जो कैटेगरी है साल्ट अफेक्टेड सॉइल की उसको कहा जाता है सेलाइन सॉइल, ठीक है। तो सेलाइन सॉइल कौन सी सॉइल होती है? ऐसी सॉइल जिसके अंदर हायर लेवल्स हो सॉल्युबल साल्ट्स की, यानी कि वो सॉइल्स जिसके अंदर
बहुत ज्यादा मिकदार में हल पजीर नमकियात मौजूद हों, जो कि आपके पौधों की ग्रोथ एंड यील्ड को इंटरफेयर करे या उनको रोके, ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं सेलाइन सॉइल्स। ठीक है, ऐसी सॉइल्स को कहा जाता है सेलाइन सॉइल्स। ठीक है, लोकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिंधी में हम इसको कहते हैं कि भाई अच्छे कलर वाली जमीन है, उर्दू में हम इसको कहते हैं कि भाई सफेद कलर है। लेकिन आमतौर पर लोकली अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो ऐसी जमीनों को कहा जाता है थुड़। ठीक है, THUR, थुड़। ठीक है, रशियंस जो हैं वो क्या करते हैं, इनको बोलते हैं सोलन चौक्स। ठीक है, सो चौक निकला है, चौक जैसे सफेद होता है, वहां से ही जो है वो इनको जो है वो बताया गया है कि भाई इसको जो है वो सोलन चौक कहा जाता है। अब कभी कभार क्या होता है कि सेलाइन सॉइल को जहां पर आप देखेंगे वहां पर आपको ऐसे लगेगा कि ये पाउडर जो है वो सफेद किसी ने जो है ना वो छिड़क दिया है आपकी जमीन के ऊपर, लेकिन ये किसी ने छिड़का नहीं होता। प्रैक्टिकली ये जो आपके पास जो साल्ट आपको नजर आ रहा होता है ये नेचुरल होता है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है कि भाई ये सेलाइन सॉइल है। अब जैसे आप इस तस्वीर में देखें तो ये जो वाइट वाइट पैचेस आपको नजर आ रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये जमीन क्या है, सेलाइन सॉइल है। ये किसी ने चूना वूना नहीं फेंका हुआ या कोई पाउडर नहीं फेंका हुआ, ये नेचुरल है, ये नमकियात हैं। क्योंकि पानी जब एवापोरेट हो जाता है तो पीछे नमकियात छोड़ देता है और ये नमकियात ऊपर आ जाती हैं। तो सेलाइन सॉइल को पहचानने की जो सबसे बड़ी जो है वो निशानी है वो यही है कि ऐसी सॉइल्स के अंदर आपको वाइट किस्म कलर की नमकियात जो है वो नजर आएंगी, जो कि इंडिकेट करती हैं कि ये जो सॉइल है ये सेलाइन सॉइल है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो प्रैक्टिकली यूज की जाती हैं किसी भी सॉइल को कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखें, चार जो है वो देखी जाती हैं कि कौन कौन सी कैसे कैसे हैं। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी यूज की जाती है वो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने जब आपको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बताती है कि आपकी जमीन के अंदर नमकियात की मिकदार कितनी है। तो वो सॉइल्स, अब सिलाइन सॉइल की हम बात करें तो इन सॉइल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो 4 से ज्यादा होगी, या तो 4 पूरी होगी या फिर 4 से ज्यादा होगी। अल्टीमेटली 4 से ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई 4 डेसीसाइमन पर मीटर या 4 मिली साइमन पर सेंटीमीटर, ये जो है वो अगर इसी होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेलाइन सॉइल की। यानी कि जो भी आप कभी सेलाइन सॉइल की सैंपलिंग करेंगे और इसकी ईसी देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 4 डेसीसाइमन पर मीटर से ज्यादा होगी या फिर पूरी 4 होगी, इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4। पहला जो पैरामीटर है या पहली जो प्रॉपर्टी हम देख रहे होते हैं किसी भी सॉइल को क्लासिफाई करने की वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा है इसका पीएच। अब आमतौर पर जो सेलाइन सॉइल्स होती हैं उनका जो पीएच लेवल होता है वो 8.5 से कम होता है। यानी कि सेलाइन सॉइल की जो पीएच होगी वो 8.5 से कम होगी, यानी कि ये मॉडरेटली अल्कलाइन की कैटेगरी में जो है वो आती है। इसी इनकी 4 या 4 से ज्यादा होती है। पीएच इनकी 8.5 से 8.5 से क्या होगी, कम जो है वो होगी। तीसरा जो हम पैरामीटर यूज करते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स की कैटेगराइजेशन में उसका नाम है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ESP। अब ESP का मतलब यही है कि भाई इस जमीन के अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम की कितनी परसेंटेज है, तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो 15 से कम होगी। ठीक है, इन सॉइल्स के अंदर, सेलाइन सॉइल्स के अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो 15 से कम होती है। पहला पैरामीटर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू सेलाइन सॉइल के अंदर या तो 4 पूरी होगी या फिर 4 से ज्यादा होगी। दूसरा पैरामीटर जो है वो पीएच है, और पीएच की वैल्यू जो है वो 8.5 से कम होगी सेलाइन सॉइल के अंदर। तीसरा जो पैरामीटर है वो है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो 15 से कम होगी। और चौथा जो है वो है सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो, यानी कि
आर, ये जो है वो इसके अंदर, सॉरी यहाँ पर एक गलती है, ये भी क्या होता है 15 से कम होगा। आप अपने नोट्स के अंदर भी जो है वो इसको सही कर लीजिएगा। ये 15 से जो है वो कम होगा। ओके, तो यू आर गेटिंग बैक। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर हैं जो कि आमतौर पर जो है वो यूज किए जाते हैं कैटेगराइज करने के लिए किसी भी सॉइल को। अब जब आप साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स पढ़ेंगे तो जनरली आप इन चार, अगर आपको किसी भी सॉइल की इन चार पैरामीटर्स की वैल्यूज पता हो तो आप बता सकते हैं कि ये जो भाई टाइप है साल्ट अफेक्टेड सॉइल की ये कौन सी है। क्योंकि जैसे हमने सेलाइन सॉइल की पढ़ी है तो सोडिक सॉइल की इससे फिर डिफरेंट होती है। तो ये होता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो डोमिनेंट केटाइंस होती हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती हैं। यानी कि इसके अंदर जो साल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो केटाइंस होते हैं वो जनरली जो डोमिनेंट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, और जो डोमिनेंट एनाइंस हैं वो या तो क्लोराइड्स होती हैं या सल्फेट आयंस होती हैं या फिर कार्बोनेट्स होते हैं या फिर बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो ये कैल्शियम जब क्लोराइड से मिलेगा तो बनाएगा कैल्शियम